हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 22। अब सिद्धार्थ और पल्लवी साथ रहने लगे थे। जैसा कि उन्होंने पहले ही तय किया था, वो सुबह ऑफिस साथ जाते और शाम को काम खत्म करने के बाद घर भी साथ ही वापस आते। लेकिन ऑफिस में वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अजनबी की तरह रहते थे और शादीशुदा होने के बावजूद रजत के अलावा किसी और को अपने इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए बातचीत का मुद्दा नहीं बनना चाहते थे। रजत सिद्धार्थ का सेक्रेटरी होने के साथ साथ वो उसका राइट हैंड भी था। वो उसके लगभग सारे काम कर देता था। उनकी शादी के बाद भी वो अक्सर उनके घर आया करता था और पल्लवी को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। सिद्धार्थ के बजाय उसे रजत के साथ कोई भी बात करने में कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि रजत सही में अच्छा इंसान था। वो सिर्फ पल्लवी के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ ही अच्छे से रहता था। और जब भी वो सिद्धार्थ के घर आता था, तब भी सिद्धार्थ से मिलने के बाद रजत और पल्लवी काउच पर बैठकर ढेर सारी बातें किया करते थे। ज्यादातर वो दोनों सिद्धार्थ के बारे में ही बातें करते थे, क्योंकि पल्लवी सिद्धार्थ को अच्छे से जानना चाहती थी। बहुत जल्द पल्लवी और रजत अच्छे दोस्त बन गए। पल्लवी रजत को अपना भाई मानने लगी थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था और रजत को अपना भाई मानकर उसे बहुत खुशी होती थी। सिद्धार्थ से बात करने रजत उनके घर आया था और 2 बार दरवाजा खटखटाने के बाद पल्लवी ने दरवाजा खोला और कहा, गुड इवनिंग रजत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसकी ये बात सुनकर रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड इवनिंग पल्लवी, मैं यहाँ तुम्हारे पति से बात करने आया हूँ। क्या वो घर पर है? पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, हम दोनों अभी ऑफिस से ही घर आए थे। वैसे आज तुम मुझे ऑफिस में कहीं दिखाई नहीं दिए। तुम ठीक तो हो ना? रजत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पल्लवी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम आ सकते हो। ये कहते हुए वो साइड हो गई और पल्लवी के दरवाजा खोलते ही रजत अंदर आकर सिटिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, सिद्धार्थ कहाँ है? पल्लवी ने कहा, स्टडी रूम में है। आई थिंक वो बिजी हैं। उन्होंने कहा था उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? रजत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उनके लिए कुछ लाया था। ओह अच्छा, शायद उन्हें तुम्हारे आने से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो उनसे मिलने जा सकते हो। ये कहकर पल्लवी फिर से अपना वही शो देखने लगी जो वो दरवाजा खोलने से पहले देख रही थी। ठीक है, मैं अभी आया। ये कहकर रजत स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसे पता था कि पल्लवी ने उसकी बात नहीं सुनी है, क्योंकि वो अपना शो देखने में बिजी थी। स्टडी रूम के बाहर कीप आउट लिखा हुआ था, जिसे नजरअंदाज करते हुए रजत ने सिद्धार्थ को आवाज लगाई। तभी अंदर से सिद्धार्थ ने पलट कर पूछा, कौन है? क्या चाहिए? तभी रजत ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं रजत, मैं यहाँ कुछ बताने आया हूँ। रजत का जवाब सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, ओ रजत, तुम अंदर आ जाओ। ये सुनकर रजत दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसका स्टडी रूम एक प्राइवेट जगह और लाइब्रेरी भी थी, जिसमें गर्मियों के लिए एसी और ठंड रोकने के लिए एक फायरप्लेस भी था। स्टडी रूम की दीवारों पर चारों तरफ बुक शेल्फ बनी हुई थी। वहाँ पर बुक्स का बहुत बड़ा खजाना था, जिसमें कई बड़े और महान लोगों की बायोग्राफी और कई फैंटेसी नॉवेल्स थे। सिद्धार्थ ने वहाँ मैकबुक भी इंस्टॉल कर रखा था, जिसके जस्ट ऊपर एक टीवी भी था, जिसे वो एज अ मॉनिटर यूज करता था। तभी रजत के अंदर आते ही सिद्धार्थ ने कहा, रजत बैठ जाओ। रजत ने कहा, नहीं नहीं, बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 मिनट का काम है। सिद्धार्थ ने धीरे से हंसते हुए कहा, अच्छा, तो वो मैसेज जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? रजत ने भी उसकी बात का जवाब हंसते हुए दिया, मेरी ईमानदारी और लगन सिर्फ मेरे बॉस के लिए है। उसकी ये बात सुन सिद्धार्थ को भी हंसी आ गई और फिर उसने अपनी टेंशन दूर करते हुए कहा, हाँ तो बताओ, क्या बताने आए थे? रजत ने कहा, सर आपको याद है आपने मुझे कुछ हफ्ते पहले एक काम दिया था? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो अनिल वाला। पहले तो वो दरवाजा बंद करो। ओ हाँ, कहते हुए रजत ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। सिद्धार्थ ने ये देखकर कहा, हाँ अब दरवाजा बंद है, अब हमें कोई नहीं सुन रहा। बताओ क्या कह रहे थे तुम? रजत ने हैरानी जताते हुए कहा, सर आप मानेंगे नहीं, मैंने अनिल को यहाँ न्यू दिल्ली में देखा है। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, यहाँ? क्यों? रजत ने कहा, सर उसके सेक्रेटरी के हिसाब से वो अपने लिए और भी स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने रजत की आंखों में देखते हुए पूछा, उसकी सेक्रेटरी? रजत ने कहा, हाँ सर, वो जवान खूबसूरत लड़की, उसके बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने उसे पटाया है।
सिद्धार्थ ने उसके काम की तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है, आजकल तुम बड़ा स्मार्टली काम करने लगे हो। लगे रहो, लगे रहो। रजत ने आगे बताते हुए कहा, सर वो दिल्ली में ज्यादा दिन के लिए नहीं आया है, वो यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते के लिए ही है। वो पिछले हफ्ते दिल्ली में आया था, इसका मतलब वो अगले हफ्ते तक चला जाएगा। सर मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आपको जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वो आपके हाथों से निकल जाए। सिद्धार्थ ये कहते हुए कुछ सोचने लगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि क्या करना है, और थैंक यू ये मैसेज मुझे देने के लिए। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा काम है। सिद्धार्थ ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसी ईमानदारी और लगन के लिए तो इनाम दिया जाना चाहिए। रजत ने धीरे से हंसते हुए कहा, थैंक यू सर, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और सावधान रहना, हो सकता है उन्होंने हम पर नजर रख रखी हो। जी सर, कहते हुए रजत वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी सिद्धार्थ कुछ देर तक ऐसे ही देखकर सोचता रहा, क्योंकि उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था इन बातों पर कि उसके माँ बाप का कातिल उसके ही शहर में है, इतना करीब कि वो अपनी अगली चाल चलेगा और उसका खेल वहीं खत्म। सिद्धार्थ इस बात को लेकर इतना एक्साइटेड था कि उसे अपने माँ बाप के कातिल से बदला लेने का मौका मिल रहा था। इसलिए उसने झट से अपने लैपटॉप में मेल बॉक्स खोला और एक मेल टाइप करना शुरू किया, जिसमें उसने लिखा, हेलो आलोक, ये तुम्हारे नए काम की सारी डिटेल्स है जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और ये काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना होगा। वैसे मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। टारगेट अनिल गोइंका, टाइम फॉर कांटेक्ट 2 हफ्ते, नेचर पकड़ना और पूछताछ, स्टेटस एक्टिवेटेड। सिद्धार्थ ने आगे लिखा, टारगेट को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ा जाना चाहिए। उसके बाद मुझे एक मेल भेज देना ताकि मैं तुम्हें जगह बता सकूं जहां वो पूछताछ होनी चाहिए। तुम अपना काम खत्म करते ही मुझे ईमेल भेज देना ताकि मैं तुम्हें जॉब का पेमेंट दे सकूं। और हाँ, उसे पकड़ने के लिए तुम जो चाहो तरीका अपना सकते हो। ये लिखकर उसने मेल सेंड कर दिया और फिर एक लंबी सांस ली। अब उसके दिल को तसल्ली थी कि अब वो अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने वाला है। ये सोचते सोचते उसे याद आया कि उसे अभी एक जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ होने वाली थी। लेकिन उन लोगों के कुछ प्लान्स होने की वजह से वो लोग उस दिन मीटिंग नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें ये मीटिंग जूम पर ही अरेंज करनी पड़ी। मीटिंग में सभी लोग आ चुके थे। सभी लोगों से मतलब लेवल 3 से लेवल 6 के बीच ये मीटिंग होने वाली थी और उन्हें ही इस मीटिंग का लिंक भेजा गया था। वो सोच रहा था कि कहीं कोई ये ना सोचने लगे कि पल्लवी इस मीटिंग में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि पल्लवी लेवल 4 की लीडर थी। लेकिन अब वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से उस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ रजत सिद्धार्थ के घर से जा ही रहा था। पल्लवी के साथ बात करने के लिए उसके पास जरा भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसे घर जाकर मीटिंग ज्वाइन करनी थी। इसलिए उसने दरवाजा खोलते ही कहा, मैं जा रहा हूँ पल्लवी। पल्लवी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इतनी जल्दी? रजत ने जवाब में कहा, हाँ मैं थक गया हूँ और घर भी जल्दी जाना है। पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है फिर अगली बार मिलते हैं। हाँ अगली बार जरूर। कहते हुए रजत जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया। रजत के जाने के बाद पल्लवी फिर से अपना टीवी शो देखने में लग गई। उसे मीटिंग के बारे में पता था, पर जब उसके पति एज अ सीईओ मीटिंग में थे तो उसे मीटिंग में जाने की क्या जरूरत थी। वो मीटिंग के बाद भी सिद्धार्थ से पूछ सकती थी कि मीटिंग में क्या हुआ, इसलिए वो फिर से वहीं बैठकर अपना शो देखने लगी। करीब 2 घंटे बाद सिद्धार्थ की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी। तभी पल्लवी को लगा कि उसे एक बार स्टडी रूम में जाकर देखना चाहिए, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो। ये सोचते हुए वो उसके स्टडी रूम की तरफ चली गई, और जैसे ही उसने उस रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सिद्धार्थ कमरे के बीचों बीच खड़ा था। ऐसा लग रहा था या तो वो वहाँ की सफाई कर रहा है या फिर बड़े ध्यान से कुछ सोच रहा है। और जैसे ही उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो सिद्धार्थ का ध्यान टूटा और वो उसे वहाँ देख हैरान हो गया। ये तो सच था कि उसने उसे काम करते हुए डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन फिर अचानक वो अंदर उसके करीब गई और उसे कसकर गले लगा लिया। वो कुछ देर तक उसे ऐसे ही गले लगाए खड़ी रही और ना जाने क्यों उसे उसकी बाहों में एक सुकून महसूस हो रहा था। वो उसके बदन की खुशबू को महसूस कर पा रही थी और इसी की तो वो दीवानी थी। उसे उसके बदन से हर वक्त एक अलग ही खुशबू आती थी। और जब वो उसके करीब थी तब सिद्धार्थ ने उसके कान के करीब जाकर धीरे से कहा, पल्लवी क्या
अब तुम छोड़ोगी भी या नहीं? ये क्या था? वो जानती थी कि सिद्धार्थ को उसके प्यार का एहसास होने में वक्त लगेगा, लेकिन उसे उससे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसने सिद्धार्थ से झट से पूछा, क्यों? तभी सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बस मुझे छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से जाने के लिए नहीं। मुझे छोड़कर यहाँ खड़ी हो जाओ। ये सुनकर पल्लवी ने उसे छोड़ा और उसके पास में खड़े होकर उसके अगले आदेश का इंतजार करने लगी और सोचने लगी, क्या ये कोई गेम चल रहा है? तभी सिद्धार्थ ने कहा, चुपचाप सीधी खड़ी रहो, बिल्कुल भी हिलना मत। उन्हें लगेगा कि यहाँ नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ ने जैसे कहा था, पल्लवी भी उसी पोजीशन में खड़ी हो गई और मन में बोली, ओह वो लोग, इसका मतलब मैं मीटिंग के बीच में यहाँ आ गई। और वो अच्छे से जानती थी कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, और वो स्क्रीन के सामने ही खड़ी थी। वो जानती थी कि वो सब उसे पीछे से देख रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी गाइस, बाद में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है। ये कहते हुए उसने बड़ी समझदारी दिखाते हुए वीडियो को पॉज कर दिया ताकि उन्हें लगे कि वो सही बोल रहा है। लेकिन उन लोगों ने देखा ही नहीं कि कब उसने हाथ को धीरे से नीचे करके उसकी डेस्क पर बटन दबाया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। और जब सामने की स्क्रीन ब्लैंक हुई तब जाकर उसकी जान में जान आई और फिर उसने स्क्रीन पर होम स्क्रीन सेट की और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए वो सीट पर जाकर बैठ गया। तभी पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, मैं आपको देखने आई थी और मुझे नहीं पता था कि मीटिंग अभी तक चल रही है। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ओह, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मीटिंग में होना चाहिए था? मैंने सोचा जब आप मीटिंग में हैं तो मुझे उस मीटिंग में होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होगा आप मुझे तो बता ही देंगे। ये कहते हुए पल्लवी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ठीक है वो तो, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया होगा और अब देखना हमारे बारे में कितनी बातें बनाते हैं वो लोग, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर पल्लवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो अब आप क्या करने वाले हो इस बारे में? सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि वो डर गई है, इसलिए उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप ये संभाल लूंगा। ठीक है, वैसे जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो डिनर करने आ जाइएगा, मैं खाना गर्म करने जा रही हूँ। ये कहकर वो थोड़ा सा सिद्धार्थ की तरफ झुकी और उसके गालों पर उसने किस करते हुए कहा, सारा दिन बस काम में अपना दिन मत गुजारा करो सेठ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। ये कहते हुए वो उसे वहां से जाते हुए देख रहा था। पल्लवी खूबसूरत है और सबसे कमाल की बात ये थी कि जब सिद्धार्थ ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा, तो असल में इसमें संभालने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने इस मामले में उनकी शादी से पहले ही सोच रखा था। उसने सोच रखा था कि एक बार उन दोनों की शादी हो जाए फिर वो अपनी वाइफ के बारे में किसी से कुछ नहीं छुपाएगा। उसे पल्लवी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत गर्व था। अब ऑफिस में कोई कुछ भी कहना चाहे कह सकता था। उसका डर तो था सबको ऑफिस में, इसलिए उसके मुंह पर तो उसे कोई कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन इन सब में एक बात अच्छी हुई, वो नहीं जानते थे कि आखिर वहाँ था कौन। और जब तक वो खुद अपने मुंह से ये बात उन्हें नहीं बताएगा तो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई ऑफिस स्टाफ में से ही उसके साथ वहाँ थी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अब वो उन्हें खुद ये सच्चाई बताएगा, लेकिन अभी ऐसा करने का सही वक्त नहीं है। पूरी जिंदगी उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई मॉडल ही घूमती रही है, इसलिए जब पल्लवी उस स्क्रीन के सामने खड़ी थी तो उन्हें लगा होगा कि ये कोई मॉडल होगी, इसलिए अब उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए उसने पल्लवी को भी यही कहा था और उसे आज तक किसी के साथ रहकर इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी उसे आज हुई थी। अगले दिन ऑफिस में सिद्धार्थ और पल्लवी दोनों के लिए काफी इंटरेस्टिंग था। सभी लोग ऑफिस में बातें कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बॉस को एक लड़की के साथ उस वीडियो कॉल पर देखा था। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज तक उन्होंने अपने बॉस के साथ जिस भी लड़की को देखा था वो कोई मॉडल ही होती थी, लेकिन ये लड़की कोई मॉडल नहीं लग रही थी, इसलिए उनके लिए ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सिद्धार्थ भी जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ चला गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बातें सुन नहीं सकता था और उसके लिए वो थैंकफुल भी था कि उन्होंने उसका चेहरा उस समय नहीं देखा था। दूसरी तरफ पल्लवी इन सब बातों से उदास थी, इसलिए वो अपना कोई काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लोग उसे भी इन बातों में घसीटना चाहते थे और इसलिए वो इन सब से बचने के लिए सारा दिन अपने ऑफिस में ही बैठी रही। तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। पल्लवी ने फाइल्स की तरफ देखते हुए कहा, कौन है? मैं प्रियंका, दरवाजे के बाहर खड़ी प्रियंका ने कहा। प्रियंका ऑफिस के दोस्तों में उसके सबसे करीब थी। वो उसके ऑफिस के पहले दिन से ही उसकी दोस्त बन गई थी।
तभी अंदर से आवाज आई, कम इन प्रियंका। प्रियंका अंदर जाकर जल्दी से चेयर पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में है, इसलिए पल्लवी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, वो सीढ़ियों से थोड़ा भाग कर आई ना। अभी लंच ब्रेक था और कहीं मेरा सुपरवाइजर मुझे देख ना ले तो उससे पहले ही मुझे वापस जाना होगा, प्रियंका ने हाँफते हुए कहा। ओह अच्छा, पल्लवी ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रियंका ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम कल मीटिंग में क्यों नहीं थी पल्लवी? पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं भूल गई थी। प्रियंका ने उसके चेहरे पर जब कोई हैरानी नहीं देखी तो उससे पूछा, तुमने वो चटपटी खबर सुनी? पल्लवी ने सर हिलाते हुए कहा, कौन सी खबर? मैंने तो कोई खबर नहीं सुनी। और फिर प्रियंका ने उसे मीटिंग में जो भी हुआ वो सब बताना शुरू किया। पल्लवी को लगा था ये खबर मजेदार होगी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर बेखबरी वाली एक्सप्रेशन बनाते हुए उससे पूछा, ताकि उसकी दोस्त को उस पर शक ना हो। वाओ, ये तो बहुत ही कमाल की खबर है। क्या सच में ये सब हुआ? सच में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है ना? प्रियंका ने पूछते हुए कहा। हाँ वो तो है। वैसे तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गया था। क्या हम ये सब बातें बाद में कर सकते हैं प्रियंका? मुझे अभी ये फाइल सबमिट करनी है। पल्लवी ने अपनी फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रियंका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए थैंक्स कह दिया और फिर प्रियंका वहां से उठकर चली गई। वैसे भी लंच टाइम ओवर हो चुका था, इसलिए उसे जाना भी था। उसके बाद पल्लवी अपनी फाइल्स ही देख रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। पल्लवी फोन की रिंग सुनकर शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसे ऑफिस टाइम में कोई कॉल नहीं करता था। इसलिए पल्लवी ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो, मैं पल्लवी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तभी सामने से जवाब आया, हे मैं अर्जुन, क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं? अर्जुन का नाम सुनकर पल्लवी ने हैरान होकर पूछा, ओ अर्जुन तुम? लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अर्जुन ने दूसरी तरफ से पल्लवी को समझाते हुए बोला, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं तुम्हारा नंबर ढूंढ रहा था और मुझे किसी से वो मिल गया। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। मैंने तुम्हें पिछले कुछ सालों में बहुत मिस किया है। क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं प्लीज? पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है तुमसे मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बताओ कब और कहाँ मिलना है? अर्जुन ने उसे एड्रेस बताना शुरू किया जिसे वो लिख रही थी, ताकि वो भूल ना जाए। और एड्रेस लिखने के बाद उसने पूछा, और टाइम? टाइम मैं तुम्हें रेडी होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना पल्लवी, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगेगा। अर्जुन ने ये कहते हुए फोन कट कर दिया। अर्जुन ने बिना गुड बाय किए फोन कट कर दिया। ये पल्लवी के लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने काम में लग गई। वो जानती थी कि अर्जुन उससे फिर से मिलने की कोशिश जरूर करेगा, और अब तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उससे मिलकर उसे बता देगी कि उसने उससे शादी कर ली है। ये सुनकर वो थोड़ा उदास तो जरूर होगा, लेकिन उसे फिर अपनी जिंदगी में भी तो आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच पहले जो कुछ भी था वो उनकी टीनेज की फीलिंग्स थी, जिसमें हमें जिसे हम पसंद करते हैं उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और इतने सालों में उसकी ना तो कभी मुलाकात हुई और ना ही कभी कॉल पर बात, तो उनके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाया। और अब तो वो किसी और से प्यार करती है, और ये बात अर्जुन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। उधर आलोक वापस शहर में आ चुका था। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही कहा था कि उसने उसे छुट्टियों में परेशान किया था, लेकिन उसे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो उसे इस काम की कीमत पिछले काम से डबल देगा। इसलिए वो अपने हाथ से इस काम को कैसे निकलने दे सकता था। और क्योंकि इसमें तो उसे पिछली बार की तरह किसी को मारना भी नहीं था, इस बार तो उसे बस किसी का पीछा करके उसे पकड़कर सिद्धार्थ की बताई हुई जगह तक पहुंचाना था, जहां पर वो उससे कुछ पूछताछ करेगा और बस फिर उसका काम खत्म। और उसका काम खत्म होते ही वो फिर से छुट्टियों पर निकल जाएगा। उसने प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर वो उस होटल की तरफ निकल गया जहां उसने अपने लिए एक कमरा बुक किया था। मुंबई आते ही उसने घर जाने की बजाय होटल में रुकना मुनासिब लगा, ताकि कहीं उस पर किसी को शक ना हो, क्योंकि वो अभी ये सब नहीं कर सकता था। उसका काम तो वैसे भी यहाँ से वहाँ जाना ही था। और थोड़ी ही देर में वो उस होटल में भी पहुंच गया और वहाँ चेक इन करने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे में गया और उसने अपने बैग बेड पर रखे। और फिर उसने एक बार उसके कमरे को अच्छे से चेक किया कि कहीं कोई वहाँ है तो नहीं। और कमरा चेक करने के बाद जब उसे तसल्ली हुई, तब उसने अपना लैपटॉप निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। उसके पास इस काम को अंजाम देने के लिए 2 हफ्तों का टाइम था, लेकिन वो वहाँ इस वक्त 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता था,
क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस या कोई एजेंट उसे यहाँ देख न ले। और फिर उसने अपना लैपटॉप खोलकर उस आदमी के बारे में पता किया जिसका काम उसे दिया गया था। वो जानता था कि वो जल्दी से उसे ढूंढ लेगा और उसे बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने में 2 घंटे लग गए। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। अभी तक उसे अपने चारों तरफ कुछ भी अजीब नहीं लगा था। वो अपना काम कर ही रहा था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने हैरानी से पूछते हुए कहा, कौन है? ये कहते हुए उसने अपने कपड़ों में छुपाई एक गन निकाल ली और फिर वो दरवाजे की तरफ चला गया, क्योंकि ये उसका कोई दोस्त भी हो सकता था और दुश्मन भी। आलोक हमेशा से तैयार ही रहता था। तभी बाहर से आवाज आई, रूम सर्विस। ये सुनकर उसने जवाब देते हुए कहा, ओ हाँ, क्या आप थोड़ी देर में वापस आ सकते हैं? तभी उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, सर ये मेरा आखिरी चक्कर है, इसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, अंदर आ जाओ। ये कहते हुए आलोक ने उस गन को वापस छुपा दिया और मुस्कुराते हुए सीधा खड़ा हो गया। और फिर जैसे ही दरवाजा खुला, उसने उस आदमी के हाथ में एक ट्रे देखकर बेड के साइड में इशारा करते हुए कहा, इसे वहां रख दो। तभी उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर माफ कीजिएगा अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो मैं अभी जल्दी से यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं। ये कहते हुए आलोक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई शक करे। और फिर उस आदमी ने वहां से जाते हुए कहा, थैंक यू सर, आपकी रात अच्छे से बीते। थैंक यू, आलोक ने उसे जाते हुए देख कहा और उसके जाते ही फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि वो आज रात अच्छे से आराम करना चाहता था। और फिर टेबल पर रखे खाने की तरफ गया और उसने प्लेट को हटाया तो खाने की जायकेदार खुशबू उसकी नाक तक गई। और फिर उसने उस खाने को भी अच्छे से चेक किया और जल्दी से उसे खत्म करके फिर से अपने काम में लग गया। उसे काम करते रात के 2 बज चुके थे। उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया और वो जानता था कि उसका शिकार कहाँ छुपा है, इसलिए उसने तय किया कि इससे पहले उसे यहाँ कोई देख ले, वो उस आदमी को पकड़ लेगा। आलोक सुबह के करीब 5 बजे उठा और फिर समय रहते ही वो होटल से बाहर निकल गया। अगर आज ही उसका काम खत्म हो गया तो वो बहुत अच्छा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो आज ही दिल्ली से बाहर चला जाएगा। वो थोड़ा कुछ सामान वहाँ छोड़ सकता था, लेकिन उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सामान लेकर ही वहाँ से निकलना सही रहेगा। इसलिए उसने अपना सारा सामान पैक किया और रिसेप्शन की तरफ चला गया। और जल्दी ही वो उस होटल से बाहर आ चुका था। वो अपने उस शिकार की तरफ जा रहा था। वैसे तो वो ज्यादातर अपने शिकार को मार ही डालता था, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं करना था। आलोक बहुत जल्द एक कॉलोनी में पहुंच गया, जहां बने ज्यादातर घर एक जैसे थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ उनमें कलर का ही डिफरेंस था, बाकी सब बिल्कुल सेम था। उन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अमीरों के घर हो। और 2 घरों तक चलने के बाद उसकी नजर एक घर पर रुकी, जहां पर उसका शिकार छुपा था। उसे ये घर ढूंढने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा था। फिर उसने अपनी कार गली के दूसरी तरफ पार्क की। वो पार्किंग एरिया ही था, इसलिए उसे वहां पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कार पार्क करके वो गाड़ी से उतरा। आज वो यहाँ किसी को मारने नहीं आया था, इसलिए उसके हाथों में सिर्फ ग्लव्स थे और एक सुंदर सा 3 पीस सूट पहन वो आया था, जिसे उसने इटली से खरीदा था, जिसे पहन वो बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा था। आलोक कुछ देर के लिए वहां रुका और अपने दिमाग में उस घर के नक्शे के बारे में सोचने लगा, जिसे उसने अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लिया था। और करीब 5 मिनट बाद वो घर की तरफ गया। और जब उसने घर की तरफ जाने के लिए रोड क्रॉस किया तो 2 आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए उसके पास आए, जो कि उसके शिकार की बॉडीगार्ड थे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।